हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में जिस जैव प्रक्रम की आप बात कर रहे हैं वो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करेगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे आप क्या कह रहे हैं, परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या पार्ट्स वहाँ पे इंक्लूड हुए थे, जिसमें आपने बात की थी हार्ट के बारे में, आपने बात की थी यहाँ पर ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के बारे में। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। तो हमारे पास 5 चीजें जो आई थी यहाँ पर, 5 चीजों में हमने कहा कि ये पांचों चीजें बनाती, ये पांचों चीजें करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प, और ये पांचों चीजें बनाती हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। पांचों चीजें कौन है? पहला यहाँ पे हार्ट है, सेकंड आर्टरीज है, थर्ड वेन है, फोर्थ कैपिलरीज है, फिफ्थ आपका क्या आता है? ब्लड आता है। आपने आर्टरीज पढ़ ली हैं, आपने वेन पढ़ ली है, आपने कैपिलरीज पढ़ ली हैं। हम पढ़ेंगे आज ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? आपने कहा ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच प्ले द रोल ऑफ अ कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आपने कहा कि जो ब्लड है यहाँ पर वो एक संयोजी ऊतक है जिसका काम यहाँ पर क्या है? चीजों का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। चीजों में क्या आता है? डाइजेस्टेड फूड इनमें आ सकता है, गैसेस इनमें आ सकते हैं, हॉर्मोन्स इनमें आ सकते हैं। ये सभी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के एक पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट तक यहाँ पर पहुंचाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा के बारे में हमने कहा कि यहाँ पर दो जो आपका ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर के बना है। प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो है आपने कहा कि प्लाज्मा का जो अमाउंट है यहाँ पे ज्यादा होता है और प्लाज्मा जो मैक्सिमम बना है उसमें वाटर होता है। तो आपने कहा ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। स्टार्ट करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। तो क्या पढ़ा आपने? कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें आप आरबीसी कहते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें आप क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी कहते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं। रेड ब्लड कार्पस, रेड ब्लड कार्पस या रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके बारे में आपको क्या बोला गया? दीज आर ऑफ रेड कलर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज अ पिगमेंट। हमने कहा लाल रक्त कणिकाओं का जो कलर होता है वो लाल होता है, जैसे कि जब कहीं पे कट जाता है तो रक्त निकलता है जिसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। किसकी वजह से होता है? आपने कहा क्योंकि वो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसीलिए हमारे रक्त का जो कलर है वो कैसा होगा? रेड होगा। हीमोग्लोबिन रैपिडली कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हीमोग्लोबिन है उसका नेचर है कि वो ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से कंबाइन हो सकता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपन्स थ्रू हीमोग्लोबिन। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो हीमोग्लोबिन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम भी कौन करेगा? कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन से होता है, कुछ मात्रा में प्लाज्मा से होता है। अलग अलग यहाँ पर क्या आते हैं? आपने कहा तरीके होते हैं। Some part of carbon dioxide is also transported through hemoglobin. अब हमने क्या बोला देखिए, ये डायग्राम आपने देखा, इसमें हमने क्या बोला? जो ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रैवल कर रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है वो ब्लड में ट्रैवल कर रहा है। और ब्लड में कैसे? आपने कहा हीमोग्लोबिन से अटैच्ड है। जैसे कि एक और चीज हमने यहाँ पर देखी जब हम बात कर रहे थे आर्टरीज, वेन और कैपिलरी के बारे में, तो हमने कहा इस प्रकार का जो ब्लड है ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड है। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ये यहाँ पर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये आपका क्या आता है? हीमोग्लोबिन है। ये आपका आता है हीमोग्लोबिन, जिसे एचबी यहाँ पर लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन की 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं, और इन चारों चेन से अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है आप इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अगर हीमोग्लोबिन की 3 चेन में ऑक्सीजन और एक में कार्बन डाइऑक्साइड है तब हम इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम प्रोसेस को देखते हैं,
अगर हमने कहा ये है हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये जाता है एक सेल के पास, ठीक है, ये सेल को सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही देगा ऑक्सीजन का, ठीक है, और बदले में यहाँ पर क्या बनेगा, आपने कहा कि यहाँ पर क्या है प्लस ग्लूकोज, यहाँ पर एनर्जी है, प्लस यहाँ पर क्या है CO2 है, बदले में ये CO2 यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो ये जो चीज है आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपने कहा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स की हीमोग्लोबिन के चारों चेन में ऑक्सीजन लगा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स की पूरी ऑक्सीजन नहीं है बल्कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे होती है। क्लियर है। अब हमने कहा ये जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, कौन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, दोनों चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन है कौन करेगा, हमने कहा हीमोग्लोबिन कर रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन करता है, कुछ मात्रा में जो है वो प्लाज्मा के द्वारा हो जाता है, कुछ मात्रा में हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग अलग रूपों में विभाजित होकर के कहाँ आता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन का फंक्शन आपने यहाँ पर देख लिया है, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। हीमोग्लोबिन है क्या, हमने कहा पिगमेंट है। चलिए सेकंड हमारे पास आते हैं WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनका नाम यहाँ पर होता है, आपने कहा दीज आर पेल व्हाइट कलर, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत मुख्य भाग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर WBC के बारे में थोड़ा सा, उससे पहले आप लोग ये चीजें नोट कर सकते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम WBC की बात करें थोड़ा सा, तो WBC में हम क्या देखते हैं, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो दो मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक है ग्रैन्युलोसाइट और एक आता है ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट 3 टाइप का होता है यहाँ पर, इओसिनोफिल, दूसरा आता है बेसोफिल, तीसरा आता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। ए ग्रैन्युलोसाइट में आपके आते हैं यहाँ पर मैक्रोफाज और लिम्फोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल का टाइप हमारे पास आता है यहाँ पर फैगोसाइट। अब आप सोचेंगे इतना सारा हम क्या चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा आपकी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जैसे हमने जब आपने इम्यूनिटी पढ़ी होगी जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन, कोई भी रोगजनक अगर आता है तो सबसे पहले यहाँ पे फैगोसाइट जाएंगे और फैगोसाइट उस रोगजनक को खा जाते हैं। अगर इन्फेक्शन थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने कब मैक्रोफेज जाते हैं और क्या कर देते हैं, इन वो जो इन्फेक्शन जो कर रहे हैं, जो रोगजनक है, उन्हें खा जाते हैं। इसके आगे भी अगर हम लिम्फोसाइट को देखें तो लिम्फोसाइट आपके 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होते हैं हमारे 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। कौन कौन से लिम्फोसाइट होंगे, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें, अब ये जो लिम्फोसाइट होते हैं ये बनते कहाँ हैं, जो आपकी बोन मैरो होती है, बोन मैरो में बनते हैं WBC RBC। जो आपकी बोन है, हड्डी है, हड्डी में होता है बोन मैरो, बोन मैरो में बनता है यहाँ पर, जैसे देखिए ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, और बीच में ये जो होलो ट्यूब होती है यहाँ पर होता है येलो बोन मैरो।
तो यहीं पर जो बोन मैरो होती है हमारी, उसी में बनता है आरबीसी, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रक्त का निर्माण होता है, क्योंकि ब्लड सेल्स बन रही है, रक्त का नहीं बोलेंगे, लेकिन जो रक्त की कणिकाएं हैं या जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर कहाँ होगा, बोन में होगा। ठीक है, तो हमने कहा क्योंकि जो लिम्फोसाइट है वो किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका पार्ट है यहाँ पर लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, हमने कहा बी लिम्फोसाइट, और दूसरे हमारे पास आती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक नाम आपके पास आएगा, हम इतनी सारी चीजें क्यों डिस्कस करें, एक नाम आपके पास आएगा जिससे कि आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो आपके डब्ल्यूबीसी कितनी इंपॉर्टेंट है। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं फर्दर, एक तो होती है प्लाज्मा सेल और एक होता है बी मेमोरी सेल। टी लिम्फोसाइट आपके तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक सेल हो गया है। दूसरी जो सेल होती हैं उसे हम कहते हैं टी हेल्पर सेल, और दूसरा आपने कहा टी मेमोरी सेल, मेमोरी टी सेल या टी मेमोरी सेल। टी मेमोरी सेल या मेमोरी टी सेल आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। या हेल्पर टी सेल लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल और मेमोरी टी सेल, ठीक है। मेमोरी टी सेल, प्लाज्मा सेल जो बनाती हैं वो बनाती हैं एंटीबॉडीज। अब आपको ध्यान आया होगा एक शब्द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी शब्द आपने कहीं ना कभी सुना ही होगा, किसी टॉपिक में आपने सुना ही होगा। क्लास 7th 8th में जब हमने चैप्टर पढ़े थे तब हमारे पास कुछ इस प्रकार के वर्ड आए थे, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, हमने कहा एंटीबॉडीज जब भी हमारे शरीर में कोई रोगजनक आता है, कोई पैथोजन आता है, या फिर कोई भी नुकसानदायक जो जीवाणु है या नुकसानदायक जो सूक्ष्म जीव है वो आता है, तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं और मेमोरी सेल भी बनती हैं। मेमोरी सेल क्या करती हैं, याद रखती हैं कि इस प्रकार की जो सेल है अगर दूसरी बार आई तो उसे बहुत जल्दी ही क्या किया जाए, वहां पे खत्म किया जाए। तो पूरे हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। हायर क्लासेस में और अच्छे से समझेंगे आप कि हेल्पर टी सेल क्या कर रही हैं। हेल्पर टी सेल का काम होता है इसे एक्टिवेट करना, ठीक है। जब इसे एक्टिवेट किया जाएगा तभी यहाँ पे एंटीबॉडीज बनेंगी। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती हैं वो यहाँ पर जो इन्फेक्टेड सेल होती है, जैसे कि हमने कहा हमारी सेल्स होती हैं और सेल में हो गया है इन्फेक्शन किसी प्रकार का, ठीक है, ये हमारी सेल्स हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो सब में नहीं हुआ है, सिर्फ इस सेल में बहुत इन्फेक्शन हो गया है। अब हमने कहा ये जो इन्फेक्शन है ये दूसरी सेल में ट्रांसफर ना हो, इसके लिए यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल इस पूरी ही सेल को क्या कर देंगी, वहां पे डिस्ट्रॉय कर देंगी। क्यों करेंगे, ताकि इन्फेक्शन आगे बढ़े ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इम्यून सिस्टम जो है, आपकी इम्यून सेल है वो काम करती है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, आपके डब्ल्यूबीसी में है, यानी कि आपके रक्त में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंटीबॉडीज आप देखते हैं तो एंटीबॉडीज अलग अलग प्रकार की होती हैं। एंटीबॉडीज को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी। तो आपकी आईजीए होता है, आईजीजी होता है, आईजीएम होता है, आईजीई होता है, ठीक है। अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज, जैसे आईजीए है, आईजीए हमारे कहाँ होता है, हमारे रक्त में होता है। आईजीए जो बेबी होता है, यहाँ पे न्यू बॉर्न जो नवजात शिशु होता है, आईजीए टाइप का जो एंटीबॉडी है वो कहाँ से मिलता है, मदर से मिलता है। जब वो क्या करता है, लैक्टेशन पीरियड जो होता है, यानी कि मदर के मिल्क से क्या मिलेगा, यहाँ पे आईजीए मिलता है, ठीक है। आपने कहा ब्लड में क्या मिलेगा, आईजीए मिलेगा। आपने कहा म्यूकस में क्या मिलेगा, आईजीए मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जैसे आईजीई होता है, ये भी एक एंटीबॉडीज है। जो भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन क्यों होते हैं, जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी में जाता है तो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं।
एलर्जिक रिएक्शन एक्चुअली में बताते हैं कि कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया है और आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। तो एलर्जी एक तो होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव हो जाए, हाइपर सेंसिटिव हो जाए, वो कंडीशन है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन जब होती है, नॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले जब देखा जाता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, किसी प्रकार का जो पैथोजन आ गया है, तो सबसे पहले वहाँ पे कौन जाएगा, आईजीएम जाएगा। उसके बाद आईजीई क्या करेगा, वहां पर आपने कहा कि जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए, पैथोजन को बाहर भेजने के लिए वहां पे क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा। तो हो सकता है कि ये चीजें अभी आपको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन जब आपके पास चैप्टर आएगा, क्लास 12 में आपके पास एक चैप्टर आता है, वहां पर आप सब चीजों को डिटेल में समझते हैं। आपको इतना बताया जा रहा है कि आपका WBC कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड आपको कर रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीजें नोट नहीं करनी, सिर्फ इतना समझिए कि WBC का काम है हमें क्या देना, इम्यूनिटी देना। कुछ सेल्स के नाम आप याद रख सकते हैं, तो वो आप याद रख सकते हैं, जैसे मैक्रोफेज हो गया है, ठीक है, जैसे फैगोसाइड हो गया है, न्यूट्रोफिल्स हो गए हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला, WBC हमें क्या दे रहा है, इम्यूनिटी दे रहा है। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, हमने कहा ये करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, जब भी चोट लगती है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। आपने कहा प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन इज डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। हमने कहा कि जब भी किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, जब भी किसी को चोट लग जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, वहां पर कुछ इस प्रकार की रेशेनुमा संरचनाएं बना देते हैं इस प्रकार से, जिससे कि जो ब्लड है यहाँ पर वो बाहर ना निकल पाए। अब ये जो मैकेनिज्म है, ये किससे बचाता है, जो यहाँ पर रुधिर की या रक्त की जो अतिरिक्त हानि होती है, ज्यादा हानि है, उससे बचाता है। तो हम इसे साधारण भाषा में क्या करते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, वो यहाँ पर रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो पढ़ लेते हैं रक्त कोशिकाओं के बारे में। हमने कहा रक्त कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। रक्त कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं में क्या पढ़ा हमने, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग का होता है, जो एक वर्णक है। हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भाग हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी पहुंचाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं में क्या पढ़ा, ये हल्के सफेद रंग के होते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लेटलेट्स क्या, आपने कहा प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्त जमावट का एक रक्षा तंत्र है, जो चोट लगने की स्थिति में रक्त की अधिक हानि को रोकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है यहाँ पे आर्टरीज पढ़ ली है, वेन पढ़ ली है, कैपिलरी पढ़ लिया, अपने ब्लड भी पढ़ लिया है। हम पढ़ेंगे अब हार्ट के बारे में। उससे पहले आप एक बार देख सकते हैं कि आपने ब्लड में क्या क्या चीजें समझी है। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पर हार्ट के बारे में, चलिए हृदय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है हार्ट। हार्ट एक मांसल अंग है, और हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो लाइफ टाइम काम करता रहता है। ठीक है, आपने हमेशा देखा है कि जो हृदय की धड़कन है वो हमेशा क्या आती है, जो हार्ट है, हार्ट का जो मेन फंक्शन है, हमने कहा वो है हमारे ब्लड को पंप करना। अब अगर ब्लड को पंप नहीं किया जाएगा, तो आपने कहा कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा, क्योंकि ब्लड हमारे नीचे भी जाता है, यानी कि पैरों तक भी जाता है, वहां से ऊपर हमारे सर तक भी आता है। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन चल रहा है वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर हार्ट को रेगुलरली पुश किया जाए। हार्ट जो हमारा होता है, ये वही ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को क्या करेगा, पुश करेगा। हार्ट जो बना होता है वो किस प्रकार के जो मांसपेशियां हैं उनसे बना होता है, आपसे ये पूछा जाता है। तो कार्डियक मसल्स यहाँ पर होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स आपने पढ़ी थी, आपने यहाँ पर क्लास 9th में सेल चैप्टर पढ़ा, और उसके बाद आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा। टिश्यू में आपने क्या पढ़ी है, मसल्स पढ़ी हैं। तो हमने कहा कि 3 प्रकार के हमारे पास मसल्स आई हैं। कौन कौन सी हैं वो मसल्स जो हमारी होती हैं, वो 3 प्रकार के हमारे पास आती हैं। ये शॉर्ट में लिखते हैं जल्दी से, क्योंकि ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने कहा कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, हमने कहा स्मूथ मसल्स हैं, और हमने कहा स्केलेटल मसल्स हैं।
3 प्रकार की आती हैं। कार्डियक मसल जो आपकी पाई जाती है वो आपके हार्ट में पाई जाती है। स्मूथ मसल जो आपकी पाई जाती है वो आपके इंटरनल ऑर्गन या आंतरिक अंगों में पाई जाती है। और ये स्केलेटल मसल जो होती हैं वो आपकी पाई जाती है आपके स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, स्मूथ को पूरा लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब हमने कहा कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? आपके इंटरनल ऑर्गन, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, जैसे कि हमने कहा कि आपके जो जितने भी सिस्टम होते हैं जिनमें जो काम होता है, जैसे कि आपने कहा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका होता है, ये आपके स्मूथ ऑर्गन होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन कहते हैं, या फिर जिन्हें हम विसिरल ऑर्गन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मसल्स होती हैं वो आपकी स्मूथ मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स आपके स्केलेटल सिस्टम में पाई जाती है, आपके पूरे कंकाल तंत्र में पाई जाती हैं। और कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें तो वो आपके हार्ट में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में। हमने बात की थी कि वो क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती हैं ऐच्छिक हैं, जैसे कि मेरा बात करना या फिर जैसा मेरा चलना। ठीक है, वो हम सभी की क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। एक होती है अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि हमने कहा हमारे हृदय का धड़कना एक अनैच्छिक क्रिया है। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते हमारा हृदय धड़के, अनैच्छिक से मतलब है कि जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, हम अपनी इच्छा से उस प्रोसेस को रोक या फिर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कार्डियक मसल का, और हम बात करेंगे यहाँ पर कार्डियक मसल्स के बारे में। ठीक है, कार्डियक मसल्स जो है वो पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, कैसे होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपने कहा कि जो हार्ट है वहां पर उसे अगर पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना है तो उसे बहुत तेजी से, बहुत फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्लड को पंप करना पड़ेगा। तो आपके जो मसल्स होंगे यहाँ पर वो कैसी होती हैं, स्ट्रांग यहाँ पर होती हैं। ठीक है, कैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, आपने कहा अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उन्हें परफॉर्म करने का काम किसका होगा, यहाँ पर आपने कहा जो आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं। क्लियर है इतना कि किस प्रकार के फंक्शन करते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हार्ट के बारे में, आपको क्या क्या बोला गया है। हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। अगर आपने हार्ट का एक जनरल डायग्राम आप देखें, हार्ट का हम प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे और फंक्शनिंग देखेंगे। अगर हम हार्ट का डायग्राम देखें, हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। ठीक है, 4 चैम्बर में हमने कहा ये हैं आपके एट्रिया, ये हैं आपके वेंट्रिकल। ये क्या होते हैं, राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट का डायग्राम पार्शियली टेढ़ा हो गया। ठीक है, हमने कहा ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, 4 चैम्बर में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। हमारे हार्ट में जो रक्त है यहाँ पर वो कितनी बार आता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो एक बार आया, ठीक है, तो यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से लंग्स में जाता है, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, और यहाँ से आपकी बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो हमने कहा हमारे हार्ट में जो ब्लड आता है वो पूरी एक साइकिल में वो 2 बार आएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं आगे हार्ट के बारे में, आपको क्या चीजें यहाँ पर बता रखी हैं। आपने कहा हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है, एक मांसपेशीय अंग यहाँ पर होता है। विच इज कम्पोज ऑफ कार्डियक मसल्स, किससे बना होता है, ये हृदय की मांसपेशियों से यहाँ पर बना होता है। इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड द अडल्ट वेस्ट। आपने कहा ये इतना छोटा होता है कि एक वयस्क की कलाई के अंदर समा जाता है, यानी कि मुट्ठी के आकार का क्या होता है, आपका हार्ट होता है। द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप द ब्लड। आपने कहा कि हृदय एक पंपिंग अंग है जो कि रक्त को क्या करता है, यहाँ पे पंप करने का काम करता है। द ह्यूमन हार्ट इज कम्पोज ऑफ 4 चैम्बर। जो मनुष्य का हार्ट है, ऐसा नहीं कि सभी के जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग जो जीव होते हैं उनके बॉडी में अलग अलग जो हार्ट है वो अलग अलग चैम्बर इनमें होते हैं। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें, हम बर्ड्स की बात करें, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे हम एम्फीबिया की बात करते हैं, ठीक है,
जैसे हम फिशेस की बात करते हैं तो इनमें 2 चैम्बर 3 चैम्बर हार्ट इनमें पाया जाता है। क्लियर है? तो हमने कहा जो मनुष्य होते हैं सभी मनुष्य में, अब ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में भी वैरी करता है, मनुष्य हमने कहा कि सभी मनुष्यों में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। हमने कहा जो मनुष्य के हृदय वो 4 कक्षों से बना है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय और बायां अलिंद। ठीक है, तो एट्रिया को आप क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं, और वेंट्रिकल को आप क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब हमने कहा सिस्टोल एंड डायस्टोल, दो चीजें यहाँ पर होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। यहाँ पर कार्डियक जो मसल्स होती हैं एक्चुअली में ये मूवमेंट ही तो एक प्रकार का, आपने कहा आपका हार्ट पंप कैसे करेगा? जब आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा रिलैक्सेशन होगा। ध्यान रखिए, अगर आपको किसी चीज को प्रेशर से अगर भेजना है, जैसे कभी आपने देखा है यहाँ पर कि जैसे हमारे पास बलून है, ठीक है, अब बलून को आप क्या करेंगे? बलून से अगर आपको पानी को बाहर पिचकाना है तो आप बलून को क्या करते हैं? प्रेशर से उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर हमने कहा पाइप होता है, पाइप से पानी निकल रहा है, आप चाहते हैं कि पाइप से जो पानी निकल रहा है वो प्रेशर से निकले, तो आप क्या कर देते हैं? ये जो होल है जहां से पानी निकला आपने उसे क्या कर दिया है? हाफ बंद कर दिया है, और इस प्रकार से जो पानी है वो बिल्कुल फोर्सफुली जाता है। तो आप क्या करें? काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं? ये जो चीजें इसे पिचका देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे क्या होगा? एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो क्या होगा? पानी में फोर्स ज्यादा यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने कहा कि आपका हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी होना पड़ेगा, उसे रिलैक्स होना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टोल कौन सी कंडीशन है? जब आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टोल, हार्ट में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। डायस्टोल में है आपने कहा रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड डायस्टोल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल किसे कहते हैं? हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है। डायस्टोल में आपने कहा हृदय की मांसपेशियों के विश्राम को डायस्टोल कहा जाता है। अब आप इतना तो समझ चुके हैं, क्योंकि हमने कहा कि मसल्स क्या होती हैं? बेसिकली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, चाहे वो वॉलेंट्री हो चाहे वो इनवॉलेंट्री हो, और मसल्स में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता ही होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक रिदमिक पैटर्न है, तभी आप एक रिदमिक वे देखते हैं कि आपका जो हृदय की धड़कनें रिदमिक होती हैं, ठीक है। हमने कहा जो हृदय की धड़कनें होती हैं, जो साउंड होता है वो क्या होता है? लब डब होता है, ठीक है, जिसे आप धक धक भी कहते हैं। वो एक रिदमिक साउंड होता है, क्यों? क्योंकि आपने कहा एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वहां पर हो रहा है। अब ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है, आपने हार्ट का जो डायग्राम हमने चैम्बर देखे थे, जो चैम्बर हमने हटा लिए हैं, हमने हार्ट का चैम्बर देखा और 4 चैम्बर में हमने इसे डिवाइड किया है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो हार्ट है उसमें एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है एक साथ रिलैक्सेशन होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाकी सारे 3 रिलैक्स होंगे, फिर क्या होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाकी 3 रिलैक्स होंगे, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाकी 3 रिलैक्स होते हैं, फिर ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिए एक सेकेंड, आपने कहा पहले इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, हम राइट और लेफ्ट में दो चीजों में हम क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, इसे डिवाइडेड कर देते हैं। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिलैक्स रहेगा वहां पर, ठीक है, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिलैक्स रहेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन है तो ये रिलैक्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन है तो ये रिलैक्स है। अब होता क्या है एक्चुअली में, हमने क्या बोला कि प्रोसेस चल रही है, ये जो प्रोसेस है ये चल रही है, ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। यहाँ से ब्लड आया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स से कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रिया से आपने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और बॉडी में पास करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तब तक एक में काम हो रहा है बाकी तीनों क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिलैक्स है, नहीं, प्रोसेस पूरी चलती रहेगी। आपने कहा यहाँ से ब्लड जो है आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो आपने कहा था कि जो आपके हृदय की धड़कनें हैं उनके बीच में जो ड्यूरेशन होता वो ज्यादा होता। यहाँ पर आपके चारों जो यहाँ पे आपके जो कोस्ट हैं या कक्षक हैं या चैम्बर हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि जब एट्रिया में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है तो जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स रहेगा, और जब वेंट्रिकल में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है तो एट्रिया यहाँ पे क्या रहेगा? रिलैक्स रहेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे पूरा हार्ट एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, पूरा हार्ट एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि जो चैम्बर है वो डिवाइडेड रहते हैं, और एक टाइम पे आपने कहा कि एट्रिया या वेंट्रिकल दोनों में से एक ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें हम तब समझेंगे जब आपको यहाँ पे पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया जाएगा।
चलिए, तो ये हमने बात की है हार्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, इसमें अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे। बहुत इजी है क्योंकि हमने सारे पार्ट्स के बारे में बात कर ली है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।